लेकिन इस काल में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, इस बात से सभी इतिहासकार सहमत हैं। और इसी बदलाव के फलस्वरूप ही लोगों के जीवन में सार्वजनिक और निजी दोनों पृथक क्षेत्रों में अलग अलग भूमिकाओं का एक तरीके से सृजन हुआ, अलग अलग भूमिकाओं का निर्माण हुआ, सार्वजनिक और निजी। सार्वजनिक क्षेत्र या भूमिका की यदि हम बात करें तो उससे तात्पर्य है सरकार के कार्य क्षेत्र में या औपचारिक धर्म के क्षेत्र में, जबकि निजी जीवन का अर्थ है परिवार और अपने व्यक्तिगत धर्म से। देखिए, दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं। ऐसी सोच मध्यकाल में नहीं थी। ये तो पुनर्जागरण के काल में हम इस तरीके का व्यक्ति का दो आयामी विकास हम देखते हैं, एक सार्वजनिक क्षेत्र में और एक निजी क्षेत्र में। सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य है सरकार या जिसे हम कह सकते हैं एक तरीके से औपचारिक धर्म। और लेकिन निजी जीवन भी इस काल में बहुत अहम हो चला और उसका संबंध है परिवार से, उसका संबंध है अपने स्वयं के धर्म से। इसी के साथ हम एक और परिवर्तन इस काल में देखते हैं, वो ये है कि व्यक्ति जो इस काल में किसी एक वर्ग का अब नहीं रहा। अब ये नहीं था कि हर व्यक्ति किसी न किसी एक वर्ग का सदस्य होगा। जो तीन वर्ग थे, सबसे ऊंचा उच्च वर्ग जो धार्मिक श्रेणी का था, उसके बाद अभिजात वर्ग जिसमें अमीर लोग थे, तीसरा निम्न कृषक वर्ग। अब ऐसा वर्गीकरण इस ढंग का नहीं दिखता और व्यक्ति अपनी स्वयं की अब पहचान बना लिया। वो वर्ग के आधार पे अब नहीं जाना जाने लगा। कलाकार अब अपने नाम से जाना जाने लगा, वर्ग के आधार पे नहीं जाने लगा। और यहाँ वर्ग का अर्थ है गिल्ड, श्रेणी। ये पुनर्जागरण की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पुनर्जागरण ने जहाँ यूरोप को आधुनिकीकरण की ओर बढ़ाया, यूरोप के विकास में जहाँ तीव्रता लाई, वहीं उसने व्यक्ति के विकास में भी बहुत सारे परिवर्तन देखे और व्यक्ति के विकास का ये बहुत अहम काल था। इस काल की एक और बड़ी विशेषता थी कि यूरोप भाषाई आधार पर अपनी राष्ट्रीयता बनाने लगा। भाषाई आधार यानी भाषा की महत्ता अब सबसे ज़्यादा तीव्रतर हो गई। भाषा ने अब सीमाएं खींचना शुरू किया। पहले एक देश की सीमा दूसरी देश से मात्र इस आधार पर खींची जाती थी कि वहाँ के राजा का शासन केवल इस सीमा तक है, इसलिए भाषा, वर्ग, जाति इसका उससे कोई संबंध नहीं था। लेकिन इस काल में, पुनर्जागरण के काल में, हम भाषा की महत्ता को देखते हैं और भाषा के आधार पर यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों ने अब अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। पहले आंशिक रूप से रोमन साम्राज्य द्वारा और बाद में लैटिन भाषा एवं ईसाई धर्म द्वारा जुड़ा यूरोप अब भाषाओं के आधार पर बंटने लगा। पहले रोमन साम्राज्य था, पहले लातिनी भाषा बोलने वालों का साम्राज्य था, एक भाषा। पहले ईसाई धर्म से जुड़े हुए लोगों का साम्राज्य माना जाता था। अब यहाँ पर धर्म और अन्य बिंदु पीछे हट गए और भाषाई आधार पर राज्यों का उदय इस काल के बाद हम देखते हैं। संक्षेप में हम यदि पुनर्जागरण के परिणामों की बात करें, हम यदि पुनर्जागरण के प्रभावों की बात करें, तो सबसे पहला प्रभाव रूढ़िवादिता और अंधविश्वास की समाप्ति। रूढ़िवादिता और अंधविश्वास की समाप्ति। क्यों? क्योंकि हम तर्कवादी हो गए, हम तार्किक सोच लाने लगे, कारण और प्रकारण में की दिशा में हम बात करने लगे। बौद्धिक जागृति आई
और किसी भी बात को चुपचाप स्वीकार करने की जो परंपरा थी वो समाप्त हुई। क्योंकि पादरी ने कहा है या बुजुर्ग ने कहा है या किसी अधिकारी ने कहा है, इसलिए आंख बंद करके उसे मान लिया जाए, ये सोच अब नहीं रही। अब वे बुद्धि और तर्क के आधार पर उसको परख कर, उसकी सच्चाई जानकर फिर प्रतिक्रिया करने की बात मानव ने इस काल में शुरू की। दूसरा प्रभाव इस काल का या परिणाम इस काल का वह है मानववादी दृष्टिकोण का विकास एवं विस्तार। इस पूरे अध्याय में सतत रूप से मैंने मानववादी विचारधारा के आने का और इसके प्रभाव का जिक्र किया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव है इस काल का। यूनानी और रोमन साहित्य के अध्ययन का परिणाम, यूनानी और रोमन साहित्य के अध्ययन से जो निचोड़ निकला वही मानववादी विचारधारा के रूप में सामने आता है। अब मानव की समस्या उसके अध्ययन का केंद्र बिंदु बन गई। उसका जीवन सुखी और समृद्ध कैसे हो, इस दिशा में अब ज़्यादा प्रयास, ज़्यादा सोच होने लगी। लेखकों के साहित्य की भी बात करें तो अब उसका विषय चर्च या पोप आदि नहीं था, बल्कि मानव, जनसाधारण, ये उसका केंद्र बन गया। पुनर्जागरण के परिणाम में व्यक्तिवाद और मानव विकास ये एक मुख्य बिंदु रहा। तो ये दूसरा बहुत अहम परिणाम इस काल का पुनर्जागरण का हम देखते हैं। तीसरा परिणाम था शिक्षा का प्रचार और प्रसार। जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस आया, अनुवाद हुए, तो लैटिन भाषा जो एक तरीके से कठिन थी, लैटिन भाषा जो थोड़ी एक क्लासिक भाषा थी, उसका स्थान पीछे हो गया, इसकी उपेक्षा शुरू हो गई और जन सामान्य द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित साहित्य, उस भाषा से संबंधित शिक्षा, उस भाषा से संबंधित जानकारियों का विस्तार हुआ। परिणाम क्या हुआ कि इसने शिक्षा के विकास में एक अहम भूमिका निभाई। इसी कारण तो आने वाले समय में भाषा के आधार पर यूरोप में नए राष्ट्रों का उदय हुआ। राष्ट्रभाषा, राष्ट्र साहित्य जैसी बातें अब प्रारंभ हुई और शिक्षा का विकास बड़ा तीव्र हो चला। ये पुनर्जागरण का ही परिणाम था। चौथा परिणाम पुनर्जागरण का धर्म सुधार का आंदोलन। तर्क ने अंधविश्वास का स्थान ले लिया। पूर्ण समर्पण ने प्रश्न वाचक सोच का स्थान ले लिया। पूर्ण समर्पण अब हट गया और प्रश्नवाचक सोच सामने आई। इस आलोचनात्मक दृष्टिकोण का परिणाम ये था कि जनता के सामने पोप और चर्च और उसकी जितनी भी अनियमितताएं, बुराइयां, भ्रष्टाचार, ये सब उजागर हुए। विद्वानों ने अपने लेखों के माध्यम से भी प्रिंटिंग प्रेस की सुविधा का भरपूर उपयोग किया और ये जो सब बेकार बातें सामने आ रही थी धर्म के नाम पर, इसका उन्होंने दूर दूर तक इसे लोगों तक पहुंचाया और अब लोगों के मन में चर्च के प्रति जो श्रद्धा थी वो अब बिल्कुल कतई वैसी नहीं रही और इसीलिए विरोध दिनों दिन बढ़ा। मार्टिन लूथर जैसे लोग सामने आए और अंततः रोमन कैथोलिक चर्च और पोप के खिलाफ जन आक्रोश बढ़ता जाता है और धर्म सुधार आंदोलन और फिर उसके बाद प्रोटेस्टेंट धर्म सामने आता है। ये एक बहुत बड़ा परिणाम या प्रभाव इस काल का है। पांचवा प्रभाव हम इतिहास में देखते हैं। पुनर्जागरण का ही ये प्रभाव था कि जनता के मन में इतिहास को लिखने की, इतिहास को पढ़ने की एक नई रुचि पैदा होती है।
मध्यकाल के पूर्व के काल का गहन अध्ययन प्रारंभ होता है। पूर्व के काल को रेस्टोर करने की, पुनर्स्थापित करने की, पुनर्जीवित करने की एक नई लगन सामने आती है। और इसलिए क्या होता है कि पुनर्जागरण के पहले गेटे और हूणों के आक्रमण ने प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के बीच में जो एक खाई बना दी थी, जो अब समाप्त हो गई। वो खाई किस रूप में थी? क्योंकि मध्यकाल के बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं थी और मध्यकाल के लोगों ने उसके पूर्व के काल की सभी पूरे इतिहास को उन्होंने नष्ट कर दिया था। तो अब ये जो इतिहास के प्रति नया समर्पण जो पनपा, इतिहास के प्रति जो नई रुचि जागी, उसका परिणाम ये हुआ कि जो गैप है इतिहास में वो अब भरा जा चुका है। अगली उपलब्धि या अगला प्रभाव परिणाम वह था कि इस काल ने नए उपनिवेशों का जन्म देखा। पुनर्जागरण के फलस्वरूप क्या हुआ? नई नई खोजें हुई। नई खोजें वैज्ञानिक क्षेत्र की तो ठीक हैं, इसके अलावा नई नई जमीन, नई नई जगहों की खोज हुई, जिसमें अमेरिका कोलंबस, नए नए प्रदेशों की खोज हुई। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की। वास्को डी गामा भारत पहुंचा। ऐसे ही मैगेलन ने पूरी दुनिया की परिक्रमा की। इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसका परिणाम क्या हुआ? इन्होंने नई नई जमीन खोजी और जो ये जमीनों पर उस देश के राजा का एक तरीके से अधिकार हुआ और यहीं से उपनिवेशवाद अपने आधुनिक रूप में सामने आता है। यहीं से यूरोप के देश साम्राज्यवादी विचारधारा को बढ़ाते हैं। पुर्तगाल, स्पेन, हॉलैंड, इंग्लैंड, ये ऐसे कुछ देश थे जिन्होंने उपनिवेशवाद को काफ़ी बढ़ावा दिया और नए नए क्षेत्रों पर अपना कब्जा बनाया। मूलतः ये जो क्षेत्र थे जिस पर यूरोपीय राष्ट्रों ने कब्जा किया, ये एशिया के थे या अफ्रीका के थे, क्योंकि खोज की यात्रा में इन क्षेत्रों से यहाँ के नाविकों का काफ़ी गुजरना होता था और इसलिए व्यापार के मद्देनज़र इन्होंने इन क्षेत्रों को हथियाया। सातवां परिणाम या प्रभाव पुनर्जागरण का, जैसा मैंने बताया, पूर्व में ही राष्ट्रीय राज्यों का उदय, यानी राष्ट्र का, नए नए राष्ट्र। पहले जो राष्ट्र की परिकल्पना थी वो साम्राज्य के रूप में थी या सामंतवाद के रूप में थी। साम्राज्य में कोई राष्ट्र जैसी कोई चीज़ थी ही नहीं और साम्राज्य, किसी एक साम्राज्य के क्षेत्र का आधार न भाषा थी, न धर्म था, न कुछ था, केवल सम्राट की इच्छा। लेकिन अब हम देखते हैं कि भाषाई आधार पर राज्यों का उदय होता है और सामंतवाद का पतन भी एक कारण बना राष्ट्रों के उदय का, क्योंकि सामंती जो सत्ता थी, जो छोटे छोटे हिस्सों में बांट दी थी पूरे देश को, पूरे क्षेत्र को, वो अब समाप्त हो गई। समान जाति, समान धर्म और समान भाषा, समान जाति, समान धर्म और समान भाषा, इस आधार पर अब नए नए राष्ट्रों का उदय होता है, नए नए राज्यों का उदय होता है। छोटे छोटे राज्य खत्म हो जाते हैं और इसकी जगह बड़े बड़े राज्य, जिसमें भाषा, धर्म और साथ ही जाति प्रजाति समान हो, ऐसे राष्ट्रों का उदय हुआ। साम्राज्य समाप्त, छोटे छोटे राज्य समाप्त। अब उसके बीच हम देखते हैं कि बड़े राज्यों का जन्म होता है। अगला बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है मध्यम वर्ग का उदय। हमने पढ़ा कि किस प्रकार
तत्कालीन समाज 3 वर्गों में विभाजित था, जिसमें सर्वोच्च शक्तिशाली वर्ग धार्मिक हुआ करता था। उसके बाद व्यापारी वर्ग या अभिजात वर्ग जिसे हम कह सकते हैं, अमीरों का वर्ग, और फिर निम्न वर्ग जो निर्धन गरीब मजदूर लोगों का था। लेकिन इस काल में हम देखते हैं जो धार्मिक वर्ग है उसकी वर्चस्वता खत्म होती है, कम से कम उसकी राजनीतिक सत्ता तो खत्म हो ही जाती है, और उनका दायरा पूरे समय मात्र केवल धर्म तक सीमित हो जाता है। दूसरे शब्दों में इस काल में आर्थिक गतिविधियों का बोलबाला हम देखते हैं, चाहे व्यापार के मामले में, चाहे वाणिज्य के क्षेत्र में, यानी आर्थिक गतिविधियां प्रमुखता से ऊपर आती हैं। और इन बढ़ती हुई आर्थिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप एक नए वर्ग का उदय इस काल में देखते हैं, जो है मध्यम वर्ग। नवीन नगरों की स्थापना हुई जहाँ पे मध्यम वर्ग आया। इस वर्ग ने ही सामंतों का विरोध किया था और राजा को सहायता, प्रतिष्ठा और शक्ति दी थी। तो इस प्रकार मध्यम वर्ग का उदय एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, और महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि किसी भी देश के आर्थिक विकास में सबसे ज़्यादा योगदान यदि किसी का होता है तो वो मध्यम वर्ग का होता है। पुनर्जागरण का ही परिणाम था कि नए मार्गों की खोज हुई, नए समुद्री मार्गों की खोज, इसका अगला प्रभाव, और इस खोज का हमने बारंबार जिक्र किया है। और ये इसका कारण यदि हम जानें कि आखिर खोज की ज़रूरत क्यों पड़ी या खोज हुई क्यों, तो पहला कारण तो स्पष्ट है कि खोज के पीछे नई नई चीज़ों को जानने की इच्छा, बढ़ता हुआ व्यापार और वाणिज्य, उसने नए नए बाजार, नया मार्केट खोजने की आवश्यकता महसूस कराई। और दूसरा कारण यह है कि तुर्कों ने जब कब्जा किया, सेल्जुक तर्क ने 1453 के आसपास जो कब्जे हुए, तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो जितना थल मार्ग था व्यापार का, वो एक तरीके से अवरुद्ध हो गया, वो एक तरीके से बाधित हो गया, बंद हो गया। सो थल मार्गों के बंद होने से, जिसमें रेशम रूढ़ भी था, इसके बंद होने से जल मार्गों की खोज की जरूरत पड़ी, और इसीलिए इस काल में हम नए नए समुद्री रास्तों की खोज का काल इसे मानते हैं, पाते हैं। नए समुद्री मार्ग जितने भी हुए वो इसी काल में पता लगे। 10वां बिंदु कला पे प्रभाव, जिस पर मैंने विस्तार से आपको बताया है कि कला पर क्या प्रभाव पड़ा। स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत, मूर्ति कला के क्षेत्र में बहुत सारे शिल्पकार, कलाकार हुए, लियोनार्डो दा विंसी, रफाल, उसके बाद माइकल एंजेलो आदि आदि। 11वां प्रभाव साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य का बहुत अच्छा विकास हुआ क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस आया। साहित्य का बहुत अच्छा विकास हुआ क्योंकि अरबियों ने अनुवाद किए, और ऐसे अरबियों के साहित्य का, अरबों के साहित्य का अनुवाद भी रोमन यूनानी भाषाओं में हुआ। साहित्य का विकास हुआ क्योंकि राष्ट्रीय भाषा का विकास हुआ, जैसे इंग्लैंड में अंग्रेजी, फ्रांस में फ्रेंच, स्पेन में स्पेनिश आदि आदि, सो इटली में इटालियन। तो इन राष्ट्रीय भाषाओं के विकास से के कारण भी साहित्य का विकास होता है। कुल मिलाकर हमने देखा कि किस प्रकार पुनर्जागरण का काल, वर्तमान काल जिसे हम आधुनिक काल कहते हैं, उसकी नींव है। ये तो पुनर्जागरण के परिणाम थे कि जिसके बाद नए नए उद्योग आए, और ये स्वयं में हम कह सकते हैं कि नए उद्योगों की स्थापना, वैज्ञानिक खोजों के परिणाम स्वरूप नए नए प्लांट्स आदि जो आए, ये भी इसका एक प्रभाव ही तो होगा। तो ये 12वां प्रभाव बन जाता है, और इन सारे प्रभावों के परिणाम स्वरूप यूरोप आधुनिकता की ओर बढ़ जाता है।
आधुनिक यूरोप का निर्माण होता है, आधुनिक यूरोप का प्रारंभ होता है, आधुनिक काल का प्रारंभ होता है। निष्कर्ष या संक्षिप्त में हम कहें तो इस काल की महत्ता के इस बात में है कि इस काल ने रूढ़िवादिता को समाप्त किया, अशिक्षा को समाप्त किया, उसके साथ अज्ञानता, सामंती प्रथा, इन सब पे अच्छी रोक लगाई। इस काल ने बौद्धिक जागृति को बढ़ावा दिया, नई सोच को बढ़ावा दिया, मानवतावाद जैसे नए विचार सामने आए। इस काल ने मानव के भौतिक जीवन, भौतिक सुख, उसकी ओर विशेष ध्यान दिया और इसी का परिणाम कि नए नए आविष्कार, नई नई खोजें, ऐसी खोजें जो आदमी के जीवन को सुखी बनाने में सफल साबित हों, इसका काल हम देखते हैं। विलासिता, सामान्य जनजीवन में विलासिता इसी काल का परिणाम थी। धार्मिक क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हमने देखा जब नए नए विचारों का जन्म हुआ और नए नए सुधार हुए। प्रोटेस्टेंट विचारधारा सामने आई, नगर, फिर शहर, फिर महानगर, ये विचार भी या ये सच्चाई भी इसी काल में आई। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पुनर्जागरण ने पूरे यूरोप में एक नए युग को जन्म दिया, एक नए काल को जन्म दिया और इसीलिए हम इसे रेनेसां काल कहते हैं। इस काल ने जहाँ व्यक्ति को उन्नति के लिए चढ़ाया, व्यक्ति को जहाँ ऊपर बढ़ाया, वहीं इस काल ने कुछ और क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे। यद्यपि ये परिवर्तन कुछ अच्छी दिशा में नहीं है। उदाहरण के लिए यद्यपि वैसे तो हम इसे आधुनिक काल कहते हैं, बौद्धिक विकास का काल कहते हैं, पर उन्नति के रास्ते में चढ़ते हुए वो अपने पीछे कुछ बुराइयां भी छोड़ रहा है जो आज बड़े स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। और उन बुराइयों में एक तो है विकास की नई परिभाषा, जिसके तहत हम पर्यावरण के साथ खेल रहे हैं। उसके बाद व्यक्ति जो है इस काल के बाद देखा जाता है स्वार्थी हो चला, सामाजिक प्राणी न रह के बढ़ती हुई व्यक्तिवादी विचारधारा ने उसे एक तरीके से स्वार्थी बना दिया है। साथ ही उपनिवेशवाद ऐसी व्यवस्था को भी प्रोत्साहन मिला, पूंजीवादी विचारधारा पनपने लगी और उसके तहत मजदूरों का शोषण होने लगा। मजदूर वर्ग का तबका बहुत बड़ा एक सामने आया। लेकिन इन सब के बावजूद इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि पुनर्जागरण का काल अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाला एक बहुत बड़ा कदम है। इन बुराइयों को जिसका मैंने जिक्र किया, इनको ध्यान में रखते हुए यदि हम और आगे बढ़ें, जैसा कि सजीव मानव सतत रूप से प्रयास कर रहा है, तो निश्चित रूप से हम अंधकार से काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं प्रकाश की ओर। पुनर्जागरण के महत्व को जानने के बाद, बदलती हुई परंपराओं को समझने के बाद, उसके परिणामों को जानने के बाद, एक नज़र, सरसरी नज़र कुछ ऐसे बिंदुओं पर जिसके बिना इस अध्याय की चर्चा मायने नहीं रखती। पहला, नगर राज्यों या नगरों का उदय। दूसरा बिंदु कि नगर के लोग गांवों को अब थोड़ा हीन दृष्टि से देखने लगे, यानी अपने को सभ्य मानने लगे। तीसरा बिंदु, मुद्रण का आविष्कार, इस काल की विशेषता। चौथी बात कि रेनेसां शब्द का प्रयोग इस काल के लिए होता है, पुनर्जागरण। पांचवा बिंदु, सौर मंडल का बदलता विश्वास कि पृथ्वी अब चारों ओर घूमती है।
और इस प्रकार धर्म पर कठोर चोट, चर्च पर कठोर चोट। अगला बिंदु विश्वविद्यालयों की स्थापना इस काल में देखी गई। अगला बिंदु कि पश्चिमी यूरोप साम्राज्य का पतन और इसके साथ ही बाइजेंटाइन और इस्लामिक देशों के बीच के व्यापार से इटली का एक तरीके से प्रादुर्भाव। बाइजेंटाइन और यूनान, बाइजेंटाइन और इस्लामिक देशों के बीच के व्यापार। अगला बिंदु मंगोल ने चीन के साथ रेशम मार्ग से व्यापार किया, तो ये रेशम मार्ग की महत्ता जो बाद में बहुत वर्षों तक बहुत महत्वपूर्ण रही। मानवतावादी विचारधारा का आना, तार्किक बुद्धि का ज़्यादा प्रभाव, बढ़ता प्रभाव। प्लेटो, अरस्तु जो एक तरीके से लुप्त हो चुके थे, उनका वापस स्थान पाना। प्लेटो को अरबी भाषा में अफलातून कहते हैं, प्लेटो को अरबी भाषा में अफलातून और अरिस्टोटल को अरस्तु। इसके बाद पाडुआ विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान की शुरुआत, और पहला व्यक्ति बेल्जियन मूल का था जिसका मैंने बताया है वेसेलियस जिसका नाम था। आयुर्विज्ञान। यथार्थता अगला बिंदु, यथार्थवाद। उसके बाद गुटेनबर्ग, छापा खाने की शुरुआत और छापे खाने के आविष्कार से हुए नए प्रभाव। अगला बिंदु धर्म का घटता हुआ नियंत्रण समाज पर। उसके बाद राष्ट्रों का भाषाई आधार पर उदय। अगला बिंदु 1517 में मार्टिन लूथर का सामने आना और एक तरीके से प्रोटेस्टेंट मूवमेंट की शुरुआत इसी समय से होती है। उसके बाद कोपरनिकस और उसके द्वारा दिया गया नया सिद्धांत कि पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। फिर केपलर द्वारा उसे सही साबित करना इस सिद्धांत को, और गैलीलियो ने बताया कि ज्ञान विश्वास से हटकर अवलोकन प्रयोगों के पूर्णतः आधारित है। सो ये मूलतः ये सारे बिंदु, जब भी हम पुनर्जागरण की बात करें तो पुनर्जागरण का विचार आते ही ये जो 18-19 बातें हैं ये किसी भी पाठक के मन में आना चाहिए, और इसलिए ये आवश्यक था कि इसे अंत में संक्षिप्त में एक बार पुनः दोहरा दिया जाए।